हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एटेरिया पे। मैं प्रवीण कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर से इकोनॉमिक्स के वीडियो। बहुत सारे दोस्तों के डिमांड आ रहे थे कि इकोनॉमिक्स के वीडियो आपने बीच में स्टॉप कर दिए, तो फिर से आ गया है इकोनॉमिक्स। और हम लोग इस बार 4-5 वीडियो और आएंगे और फिर इकोनॉमिक्स के जो मेजर पार्ट हैं उसको कंप्लीट करने का मैं प्रयास करूँगा। आज मैंने उस चैप्टर को चूज़ किया है जहाँ से बड़े संख्या में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे PCS के एग्ज़ाम हो, चाहे SSC के एग्ज़ाम हो। हर एग्ज़ाम में जहाँ GK रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वहाँ इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं और इस प्रश्न को समझने और बनाने में काफ़ी कठिनाई होती है। तो उन्हीं कठिनाइयों से बचने का कैसे हम लोग उस क्वेश्चन को बना पाएंगे आसानी से, उसको उसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो आज हमारा चैप्टर है, टॉपिक है, वो है मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। इस मांग के नियम को थोड़ा सा समझेंगे और इस नियम से जुड़ा हुआ जो प्रश्न आता है वो स्पेशली आता है मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। तो दोनों ही चीज़ें क्या है, इन दोनों पे चर्चा करेंगे और फिर इसके बाद हम लोग इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न बनाएंगे, फिर आएंगे आगे की ओर। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। तो क्या है मांग का नियम? तो मांग का नियम वास्तव में क्या है? वस्तु के डिमांड से जुड़ा हुआ है। किसी वस्तु को खरीदने के लिए उपभोक्ता के द्वारा किया जाने वाला मांग ही मांग कहलाता है। अर्थात किसी मार्केट में उपस्थित वस्तुओं की मांग व्यक्ति द्वारा जनरेट की जाती है। तो उपभोक्ताओं द्वारा ये जो मांग होता है वो कई चीज़ों से प्रभावित होता है, तो उसी पर जुड़ा हुआ है मांग का नियम। मार्शल द्वारा दिया गया ये नियम वस्तु की कीमत के घटने पर मांग बढ़ती है, अर्थात अपोजिट काम करता है। यदि वस्तु की कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी और यदि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है। यही है मांग का नियम कि कीमत और मांग के बीच का रिलेशन ये हमेशा विपरीत होता है। अर्थात कीमत में वृद्धि होगी तो मांग घटेगा, कीमत में कमी आएगी तो मांग बढ़ेगी। इसी चीज को हम यहाँ से देख सकते हैं कि प्राइस अर्थात कीमत, यदि कीमत में वृद्धि होती है तो डिमांड अर्थात मांग में कमी आती है। लेकिन जब कीमत में कमी आती है तो मांग में वृद्धि होती है। तो आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि मांग के नियम के अनुसार मांग में और कीमत में एक अपोजिट रिलेशन होता है। अर्थात कीमत में वृद्धि होती है तो मांग में कमी आ जाती है और कीमत में कमी आती है तो मांग में वृद्धि हो जाती है। इस मांग के नियम के से कई शर्तें जुड़ी हुई हैं। ये शर्तें जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक मांग का नियम लागू नहीं होगा। शर्तें क्या है? तो आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर हम इस प्राइस के आधार पर मांग को देख रहे हैं, उस बीच में व्यक्ति के आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब आय में परिवर्तन हो जाएगा तो मांग का नियम काम नहीं करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम बताते हैं कि यदि 10 रुपए की कोई वस्तु है 12 रुपए की हो जाती है तो स्वाभाविक है कि इसकी मांग में कमी आ जाएगी। लेकिन इसी समय किसी व्यक्ति का इनकम 100 रुपए था और उसका इनकम बढ़ करके 200 रुपए हो जाता है, तो इस 2 रुपए के दाम बढ़ जाने के बावजूद भी वो अधिक ही खरीदेगा। तो ऐसे में जैसे ही वो अधिक खरीदेगा तो वह मांग के नियम के क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। यही कारण है कि जब तक आय यहाँ पर स्थिर नहीं होगा तब तक मांग का नियम कार्य नहीं करेगा। तो आय उस समय स्थिर होना चाहिए। दूसरा, वस्तु साधारण हो। साधारण वस्तु से मतलब दैनिक उपयोग की वस्तुएं जिनका नॉर्मल जिंदगी में अक्सर उपयोग होता है। वैसे वस्तुएं नहीं जिनका विशेष अवसरों पर ही केवल उपयोग होता है। वैसे वस्तु पर मांग के नियम काम नहीं करते हैं। अर्थात साधारण वस्तुओं पर ही मांग के नियम काम करते हैं। इसके अलावा वस्तु के गुण में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर किसी क्वालिटी पूर्ण वस्तु की मांग अभी ज़्यादा है, अगर ये क्वालिटी में गिरावट ला देंगे तो स्वाभाविक है कि मांग में कमी आ जाएगी। तो क्वालिटी में बदलाव से अगर मांग में परिवर्तन आता है तो वो मांग के नियम के अनुसार नहीं होगा। अर्थात वस्तु की गुणवत्ता या क्वालिटी में किसी प्रकार का परिवर्तन मांग के नियम के विपरीत होगा। तो मांग के नियम के लिए जरूरी है कि वस्तु के क्वालिटी में कोई परिवर्तन ना हो। एंड लास्ट, उपभोक्ता की रुचियों और आदतों में कोई परिवर्तन ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बताएं तो अगर बहुत सारे ऐसे ब्रांड के आते हैं कपड़े, जूते, अगर
उपभोक्ता को वुडलैंड के जूते पसंद है, लेकिन अगर एक समय आए कि उपभोक्ता को जो स्पोर्ट शू है वो ज़्यादा पसंद में आए तो वो वुडलैंड के जूते खरीदना कम कर देंगे। तो चाहे वुडलैंड के जूतों के दाम घटाए जाएं या बढ़ाए जाएं, उनके डिमांड तो घट जाएंगे। तो ऐसे में अगर उपभोक्ता की रुचि में बदलाव आ जाता है, उनके जो मांग है उसमें बदलाव आ जाता है, तो यह मांग का नियम के विपरीत होगा। तो यहाँ पर आपने 2-3 चीज़ें देखी कि मांग के नियम के लागू होने के लिए 3-4 शर्तें हैं। पहला शर्त था कि आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरा, वस्तु साधारण होना चाहिए। तीसरा, वस्तु के गुण में, क्वालिटी में चेंज नहीं आना चाहिए। और चौथा, जो उपभोक्ता है उनके आदत में और उनके जो रुचि है उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। अब आते हैं अगले पॉइंट की ओर कि मांग के नियम के कुछ अपवाद हैं। कुछ ऐसे कंडीशन भी होते हैं जहां पर मांग के नियम काम नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आते हैं तो अगर कुछ घटिया क्वालिटी की वस्तु हो, जिसे गिफिन वस्तु कहा जाता है, कई बार आप पढ़े भी होंगे और मैंने जो शब्दावली से जुड़ा हुआ वीडियो डाला था उसमें मैंने बताया था कि गिफिन वस्तुओं का मतलब होता है निम्न क्वालिटी के वस्तुएं। तो मांग का नियम घटिया वस्तु या गिफिन वस्तुओं पर लागू नहीं होता है। आइए कैसे, इसको समझते हैं। मार्केट में एक गिफिन वस्तु है जो 50 रुपए में मिलता है, अर्थात एक शर्ट की बात कर लेते हैं कि एक शर्ट 50 रुपए में मार्केट में मिलता है। वहीं एक ब्रांडेड शर्ट 1000 रुपए में मार्केट में मिलता है। अब यहाँ पर वस्तु के दाम में परिवर्तन आया, चूंकि हम यहाँ पर कीमत पर ही बात कर रहे हैं तो मूल्य में परिवर्तन आया और ये 1000 का शर्ट 1200 रुपए का हो गया। और साथ ही साथ यह 50 रुपए का शर्ट भी बढ़ करके 60 रुपए का हो गया। तो जो उपभोक्ता थे वो पहले 1000 रुपए के शर्ट उनको महंगे लगते थे तो वो 50 वाले खरीद रहे थे। अब जैसे ही ये 1200 हुआ तो इसका डिमांड तो गिरेगा। इसका डिमांड गिरा तो यह रूल के हिसाब से है कि हाँ, प्राइस में वृद्धि हुई तो डिमांड में क्या हुई, कमी हुई। लेकिन ये जो शर्ट थे जो 50 में भी खूब बिक रहे थे और 60 में भी खूब बिकेंगे, अर्थात दाम बढ़ने से यहाँ वस्तु के डिमांड में गिरावट आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, वस्तु के डिमांड में गिरावट ना आने के बजाय और तेजी आ रही है। तो गिफिन वस्तुएं या घटिया वस्तुएं मांग के विपरीत काम करते हैं, यानी मांग के नियम के अपोजिट काम करते हैं। यानी मूल्य बढ़ने पर इनमें मांग में गिरावट ना आकर के मांग में और वृद्धि हो जाती है कभी कभी। तो ऐसे में ये अपवाद याद रखेंगे कि गिफिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। देन एक सेकेंड और अपवाद में ले सकते हैं कि यदि देश में युद्ध या आपातकाल की स्थिति हो तो उस समय वस्तु के ऊपर मांग का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि उस समय ऐसे कंडीशन होते हैं देश की अर्थव्यवस्था में कि ये नियम लागू नहीं हो पाते हैं और नियम के विपरीत सारी परिस्थितियां बनती हैं। तो पूरा का पूरा टॉपिक अब समझ में आ गया होगा कि मांग का नियम किसे कहते हैं। तो मांग का नियम जुड़ा हुआ है डायरेक्टली कीमत से, कीमत में वृद्धि और मांग में कमी, इस तरह से जुड़ा हुआ है, पूरी तरह से अपोजिट रिलेशन पे। फिर इसकी कुछ शर्तें थी कि क्या कंडीशन होंगे तो मांग के नियम काम करेंगे, और कुछ अपवाद जहां पर ये मांग के नियम काम नहीं करते हैं। अब आते हैं हम लोग मांग की लोच की ओर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से सबसे अधिक प्रश्न आते हैं। मांग की लोच की ओर हम लोग आते हैं कि मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। तो वस्तु के मूल्य में एवं वस्तु के व्यक्ति के आय में यदि परिवर्तन आता है तो परिवर्तन के कारण मांग में लोच उत्पन्न होता है। यहाँ लोच का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति द्वारा आज डिमांड इतना है, कल डिमांड कम होता है, फिर डिमांड ज़्यादा होता है, फिर कम होता है, इस तरह से मांग में आने वाला उतार चढ़ाव ही मांग का लोच कहलाता है, अर्थात इलास्टिसिटी, अर्थात उसमें आने वाला क्रमिक परिवर्तन कहलाता है। तो मांग में किस तरह से परिवर्तन आते हैं, इसके कई प्रकार हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 2 प्रकार पे पूछे जाते हैं, कीमत लोच पे और आय लोच पे। कीमत लोच प्राइस इलास्टिसिटी, आय लोच इनकम इलास्टिसिटी। यहाँ पर क्या पूछे जाते हैं इसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जैसे कीमत लोच से क्या तात्पर्य है, कीमत लोच से तात्पर्य यह है कि वस्तु के मांग में कीमत के आधार पे कैसा परिवर्तन आएगा और कैसे हम जानेंगे कि लोच कितना है। यहाँ आय में वृद्धि या कमी होने पर वस्तु के मांग में कैसा परिवर्तन आएगा, तो वहां से हम जानेंगे कि वस्तु का
ऊपर लोच कैसा है। तो चलिए इसको देखते हैं सूत्र के आधार पे। तो कीमत लोच कैसे निकालते हैं। कीमत लोच निकालने के लिए दो सूत्र बनाए गए हैं, जिसमें से जो आसान सूत्र है मैंने उसका चयन किया है ताकि आप आसानी से इसे निकाल पाएं। पहला सूत्र जो आसान है उसे ही याद रखेंगे। कीमत लोच मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन और बटे में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, इस दोनों को हम काट करेंगे और यहां से डिवाइड करने के बाद जो उत्तर आएगा वही होगा कीमत के आधार पर लोच। और जब हम आय में जाएंगे तो मांग में प्रतिशत अंतर और आय में प्रतिशत अंतर, दोनों ही सूत्र में एक में कीमत को नीचे रखा गया है और दूसरे में आय को नीचे रखा गया है। ध्यान ये रखना है कि यहाँ प्रतिशत मान को रखना है, ना कि उसके कुल मान को। इसीलिए मैंने यहाँ परसेंट डेल क्यू बटे डेल पी और यहाँ परसेंट डेल क्यू बटे डेल वाई है। अब आते हैं इसी आधार पर एक प्रश्न को चुना है मैंने, यहाँ से आप ज़्यादा समझ पाएंगे। मांग यदि 100 से बढ़कर 105 हो जाती है, जब कीमत 1000 से घटकर 900 हो जाती है, तो लोच कितना है। अब हमें ये प्राइस लोच निकालना है। तो इस प्राइस लोच को निकालने के लिए हम इस सूत्र पे जाएंगे, मांग की मात्रा में प्रतिशत अंतर, यानी 100 से बढ़कर 105 हुए तो प्रतिशत अंतर कितना हुआ, 5%। और कीमत में प्रतिशत अंतर, तो कीमत 1000 से घट के 900 हो गए, यानी यहां पर परसेंटेज चेंज क्या हुआ, 10% कम हो गए, तो 10% कम। अब अगर इसको हम काटेंगे तो 1/2, जिसको हम 0.50 भी लिख सकते हैं या 0.5 लिख सकते हैं। तो आपका अगर पूछे कि लोच कितना है, तो 0.5 जो है इसका क्या है, लोच है। अब आगे हम लोग यहीं से पढ़ेंगे कि जब लोच का मान आता है तो उस मान के आधार पर यह निकाला जाता है कि वस्तु अधिक लोचदार है, कम लोचदार है, पॉजिटिव है, निगेटिव है। ये सारे कैसे निकालते हैं उसकी ओर आएंगे। पहले आप लोच निकालना सीखें। तो कीमत के आधार पर लोच कैसे निकालेंगे, मांग की मात्रा में आने वाला प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो मांग में आया परिवर्तन 5%, कीमत में परिवर्तन आया 10%, और जब हम लोच निकालने गए तो हमें प्राप्त हुआ 0.5। अब जब आते हैं आय लोच की ओर, तो आय लोच में क्या है, मांग में प्रतिशत अंतर बटे आय में प्रतिशत अंतर। चलिए इसको भी एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। मांग 10 से बढ़कर 12 हो जाता है जब आय 100 से बढ़कर 110 हो जाता है। यहाँ एक चीज आप ध्यान देंगे कि जब कीमत लोच होती है तो उसमें कीमत के बढ़ने के बाद डिमांड में कमी आती है, लेकिन जब आय लोच होती है तो किसी व्यक्ति का इनकम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे वो वस्तु का डिमांड भी बढ़ाएगा। तो यहाँ जो रिलेशन होता है वो समानार्थी होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, यानी आय में वृद्धि से डिमांड में वृद्धि, आय में कमी से डिमांड में कमी, लेकिन यहाँ अपोजिट होता है। तो चलिए इसीलिए मैंने उसी आधार पे ये प्रश्न लिखा है कि मांग 10 से बढ़ के 12 हो जाता है। यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, 10 से 12 होने का मतलब 20% की वृद्धि, 10 का 2, 20%। और आय 100 से बढ़कर 110 अर्थात 10% की वृद्धि। अब यहां कट करेंगे तो 2, लोच क्या रहा, वो 2% रहा। तो जब 0.5 यहां लोच आया, यहां 2 लोच आया, तो ये कीमत के आधार, आय के आधार पे था, ये कीमत के आधार पे था। दोनों ही आधारों पे हमने देखा कि लोच कैसे निकाले जाते हैं। अब आइए हम लोग देखेंगे कि लोच के विभिन्न रूप हैं। जैसे लोच में इलास्टिसिटी को दिया गया नाम है कि पूर्ण लोचदार, पूर्ण बेलोचदार, इकाई लोचदार। इन्हीं सभी चीज़ों को हम लोग आगे इस पॉइंट में समझेंगे। चलिए आगे की ओर देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं इलास्टिसिटी के जो विभिन्न रूप हैं उसकी, और कैसे बनते हैं इस पर प्रश्न, उससे जुड़े हुए पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के स्केल को देखते हैं कि स्केल पे जो आंकड़े पाए गए, जैसे अभी हम लोगों ने एग्जांपल पे इलास्टिसिटी के कुछ पॉइंट में निकाले कि 0.5 और 2, तो उसके आधार पर कैसे इलास्टिसिटी को बांटा गया है। तो सबसे पहले है लोचदार। लोचदार मतलब इलास्टिक,
अगर ईडी का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मान 1 से अधिक आता है तो इसका मतलब वह वस्तु कैसा है, लोचदार वस्तु है। देन अगर किसी वस्तु का जो ईडी का मान है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो मान है वो 1 से कम आता है, इसका मतलब वह इनइलास्टिक है, यानी वस्तु बेलोचदार है। यदि इकाई लोचदार की बात करें तो इसमें ईडी का मान जो है वो 1 के बराबर होगा। तो इसको थोड़ा सा याद करना है, लोचदार मतलब ईडी इक्वल टू 1 से ज़्यादा होगा। अगर बेलोचदार की बात करें तो ईडी का मान जो है वो 1 से कम होगा। इकाई लोचदार की बात करें तो ईडी का मान जो है वो 1 के बराबर होगा, अर्थात यूनिटरी इलास्टिसिटी। बात करते हैं पूर्णतः बेलोचदार की, तो इसमें ईडी का मान जो है वो 0 के बराबर होगा और पूर्णतः लोचदार में ईडी का मान इन्फिनिटी के बराबर होगा। तो इस पूरे पॉइंट्स को अगर आप याद रख लेते हैं तो बहुत ही आसानी से किसी प्रश्न को आप बना पाएंगे और उसके उत्तर को दे पाएंगे। अब इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए इसी को थोड़ा सा समझते हैं, कैसे निकालते हैं और कैसे इसको आरेख पे बना करके देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं लोचदार मांग को देखने के लिए इलास्टिक। अभी हम लोगों ने जो पीछे पढ़ा उसमें हम लोगों ने दो चीज़ें देखी कि प्राइस के बदलाव के कारण भी इलास्टिसिटी जन्म लेता है और कीमत में अंतर आने के कारण, यानी कीमत में अंतर आने के साथ साथ आय में भी अंतर आने के कारण ये जन्म लेता है। तो हम लोग इसमें जो एग्जाम्पल लिए हैं वो एक ही एग्जाम्पल लिया मैंने मूल्य के आधार पर। इस कीमत के तुलना में अगर हम यहाँ आय को भी रख देंगे तो यहाँ से भी प्रश्न बन जाएगा। तो सबसे पहले देख लें कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण होते हैं वो लोचदार होते हैं। जैसे अगर 100 है मांग, वो 125 हो जाता है, यानी मांग बढ़ जाती है जब मूल्य 100 से घट करके 80 हो जाता है। तो ये मांग बढ़ना, अब इसी को जब हम ग्राफ में बनाते हैं तो देखिए कैसे है, ये प्राइस 1 और इसका जो है डिमांड। तो प्राइस 1 में हमने देखा कि पहले हमारा प्राइस कितना था, 100 था, और हमारा डिमांड कितना था पहले, तो 100 था। लेकिन जैसे ही प्राइस जो है वो 100 से घट करके 80 हो गया, यानी प्राइस घट गया। तो प्राइस जैसे ही घटा तो हमारा डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये 125, तो यहाँ पे हम 125 कर देंगे और यहाँ 80। इस तरह से ये हमारा P1 हो गया, ये P2 हो गया, ये हमारा Q1 और ये Q2, यानी ये पहला डिमांड, ये दूसरा डिमांड, ये पहला प्राइस, ये दूसरा प्राइस, और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को ही हम क्या कहते हैं, मांग वक्र कहते हैं। इसमें हमेशा एक चीज़ मांग वक्र में खास होगा कि ये जो दोनों हैं, इन दोनों का डिफरेंस, प्राइस का डिफरेंस, यहाँ ध्यान से देखिए, प्राइस का डिफरेंस जो है वो Q के डिफरेंस से कम होगा। ये डिफरेंस ज़्यादा होगा, मतलब ये जो आपको चित्र दिखाया जा रहा है, ये चित्र किसको पेश करेगा, इलास्टिसिटी यानी लोचदार वस्तु को प्रदर्शित करेगा। अब चलिए इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। अब जैसे हमने देखा यहाँ मांग 100 से 125 होता है, तो अभी सूत्र के अनुसार ये 25% वृद्धि, तो 25% को ऊपर लिखेंगे, और 100 से 80 हो जाता है, यानी 20% को हम नीचे लिखेंगे। अब जब इसको कट करेंगे तो 5/4, फिर इसको कट करेंगे तो 1.25, यानी हमारा जो लोच का मान आया वो 1.25 आया। दैट मीन्स कि ईडी बड़ा है 1.25, यानी ईडी का मान 1 से क्या आया, अधिक आया। तो जैसे ही ईडी का मान 1 से अधिक आता है मतलब वस्तु कैसा है, लोचदार है, क्योंकि यहाँ मैंने आपको पहले ही बताया है कि ईडी का मान यदि 1 से अधिक आएगा तो वस्तु कैसा होगा, लोचदार होगा। तो टीवी हो, मोबाइल हो और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो, ये सभी लोचदार वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं। अब आते हैं इसी चीज़ को बेलोचदार पे थोड़ा समझ के देखते हैं। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे याद रख सकते हैं, नमक और दवाइयाँ जो होते हैं वो बेलोचदार वस्तु होते हैं, क्योंकि इनके दाम बढ़ने या घटने से या आय बढ़ने या घटने से इनके खरीदारी पे ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। यानी जो वस्तु के मूल्य बढ़ने और घटने से उस पर बहुत असर पड़ेगा वो लोचदार होंगे, और जिनमें मूल्य बढ़ने या घटने से वस्तु के खरीदारी पे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा वो बेलोचदार होंगे, यानी इनइलास्टिक होंगे। चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं उदाहरण के साथ। किसी वस्तु की मांग 100 से बढ़ के 110 हो जाती है यदि मूल्य 100 से 80 हो जाता है, यानी मूल्य घटा, वस्तु की मांग बढ़ी। तो ईडी इक्वल टू, हमने देखा मांग में परिवर्तन 100 से 110 10 और मूल्य में परिवर्तन 20,
तो 10/20 यानी 1/2 और आंसर क्या आया 0.5, यानी ईडी का मान जो है वो 1 से क्या आया, कम आया। 1 से कम क्यों आया, क्योंकि 0.5 आया। तो जब ईडी का मान 1 से कम आएगा तो इसका मतलब क्या है, वस्तु इनइलास्टिक है, बेलोचदार है। और इस श्रेणी में हम नमक और दवाइयाँ जैसे जो वस्तुएं हैं उनको रख सकते हैं। अगर हम इसका मांग वक्र बनाने चले तो मांग वक्र बनाने चलेंगे तो कैसा मांग वक्र बनेगा, यहाँ P1 है, पहले प्राइस कम था तो हमारा मांग ज़्यादा था, जब प्राइस ज़्यादा हुआ तो हमारा मांग क्या हो गया, कम हो गया। इसमें ये जो डिफरेंस है मूल्य का, ये डिफरेंस बड़ा होगा मांग की तुलना में। तो मांग वक्र के चित्र को देख के भी आप थोड़ा आइडिया जरूर लगा सकते हैं कि वस्तु लोचदार है या बेलोचदार है। तो यहाँ का डिफरेंस यानी मांग का डिफरेंस और मूल्य का डिफरेंस, ये दोनों अपोजिट होंगे। यहाँ मांग का डिफरेंस ज़्यादा था मूल्य की तुलना में, यहाँ मांग का डिफरेंस कम होगा मूल्य की तुलना में। और ये जो दोनों रेखा को मिलाने वाली रेखा होती है उसको हम लोग मांग वक्र बोलते हैं। इन दोनों में मांग वक्र का बहुत यूज होगा, इसीलिए मैं ज़्यादा बता रहा हूँ। तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि कैसे किसी वस्तु के मांग और मूल्य से, अब इसी चीज़ को मैं यहाँ मूल्य की जगह अगर कीमत कर दूँ तो भी आंसर वही निकलेगा और आंसर वही आएगा। जैसे 100 से यहाँ पे हमने देखा कि 100 से बढ़ के 110 होते हैं और ये 100 से घट के 80 होते हैं। तो सूत्र जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था उसमें यही था कि मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन। तो जब कीमत में भी तो 10/20 ही आएंगे और फिर 1/2 यानी 0.5। तो यहाँ हम मांग में कीमत रखें या मूल्य, दोनों में ही ईडी का मान ही मीन होता है। ईडी का मान कितना आया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मान कितना आ रहा है, उसी के आधार पर तय होगा कि वस्तु कैसा है। तो वस्तु ये कैसा है, बेलोचदार है। कुछ वस्तुएं इकाई लोचदार की श्रेणी में आते हैं, यूनिटरी इलास्टिसिटी। तो ये यूनिटरी इलास्टिक वस्तुओं में क्या खासियत होता है उसको समझते हैं। इसमें क्या होता है कि जितना मांग में परिवर्तन होगा उतना ही मूल्य में परिवर्तन होगा, जितना मूल्य में परिवर्तन होगा उतना ही मांग में परिवर्तन होगा। अभी मूल्य की जगह पे हम कीमत भी रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ एग्जाम्पल पे देखते हैं, मांग 10 से बढ़ के 12 और मूल्य 100 से घट के 80। तो मांग में 20% का परिवर्तन आएगा, क्योंकि 10 से 12 तो परसेंटेज में निकालेंगे तो 20%, और 100 से 80 तो 20%, दोनों को काटेंगे कितना आया, 1। यानी ईडी का मान 1 आएगा। इसका मतलब क्या है, इलास्टिसिटी जो है वो कैसा है, यूनिटरी है, इकाई लोचदार है। तो ईडी का मान 1 आना। अब अगर इसी को हम फिगर पे लेने जाएं तो प्राइस 1 यानी कम प्राइस था तो यहाँ तक अधिक मांग, जैसे ही प्राइस बढ़ा कम मांग। तो इसमें इसका जो गैप होगा और इसका जो गैप होगा वो दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ भी 20% का चेंज, यहाँ भी 20% का चेंज। अगर दोनों ही चेंजेस बराबर होंगे तो वस्तु कैसा होगा, इकाई लोचदार होगा। अब आते हैं पूर्णतः बेलोचदार, परफेक्टली इनइलास्टिक वस्तु। परफेक्टली इनइलास्टिक वस्तु में क्या होता है कि इसमें मूल्य या जो कीमत है उसमें परिवर्तन तो आता है लेकिन मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी वस्तु के मांग में कोई बदलाव नहीं हो तो वो हो जाएगा पूर्णतः बेलोचदार, यानी इनइलास्टिक है परफेक्टली। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो यदि किसी वस्तु का मूल्य 10 से 15 कर दिया जाता है, यानी बढ़ा दिया जाता है, और फिर भी उसके मांग पे कोई फर्क नहीं पड़ा, या किसी वस्तु का मूल्य कीमत जो है या जो मूल्य है वो 10 से घटा करके 5 कर दिया जाता है, फिर भी वस्तु के डिमांड पे कोई अंतर नहीं आता है, तो यहाँ पे जो ये स्पष्ट होता है कि वस्तु कैसा है, ये परफेक्टली इनइलास्टिक है। चलिए देखते हैं इस ग्राफ पे। इस ग्राफ पे आप देखिएगा, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई। अब अगर हमने P1 था यानी पहले का प्राइस, अब फिर बढ़ा दिया हमने P2, और दोनों ही कंडीशन में जो हमारा डिमांड था वो बिल्कुल सीधा है, कहीं से कोई परिवर्तन नहीं आया। तो डिमांड में कोई परिवर्तन ना हो और डिमांड का जो बनने वाला जो मांग वक्र है, जिसे हम लोग डिमांड का मांग वक्र कहते हैं, इस मांग वक्र का जो सीधाई है वो बिल्कुल वाई एक्सिस के समानांतर हो जाए, इसका मतलब है कि वस्तु क्या है, पूर्णतः बेलोचदार है। चलिए एग्जाम्पल पे दिखाते हैं। जैसे हम लोगों ने सूत्र अभी पढ़ा था इलास्टिसिटी और डिमांड में कि मांग में होने वाला परिवर्तन का प्रतिशत बटे वस्तु के कीमत में होने वाले प्रतिशत। तो चूंकि यहाँ ईडी यानी मांग में कितना परिवर्तन हुआ, कोई परिवर्तन नहीं, तो 0, और वस्तु के डिमांड में कितना परिवर्तन हुआ, 50,
तो 0/50 जैसे ही करेंगे प्रतिशत में तो ED इजकल टू क्या आएगा, 0 आएगा। और जैसे ही ED इजकल टू 0, इसका मतलब है कि वस्तु परफेक्टली क्या है, पूर्णतः बेलोचदार है, क्योंकि ED इजकल टू 0 मीन्स पूर्णतः बेलोचदार। ठीक है, तो पूर्णतः बेलोचदार में एक चीज ध्यान रखेंगे, y एक्सिस के समानांतर होता है मांग वक्र, और इसमें जो ED का मान होता है वह ED का मान 0 के बराबर होता है। देन आते हैं नेक्स्ट, पूर्णतः लोचदार। कोई वस्तु पूर्णतः लोचदार है, इसके निकालने के लिए इसमें क्या होता है, मांग में परिवर्तन आता है लेकिन उसके मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं आता, या मूल्य कह ले या यहाँ पे आय कह ले, दोनों में कोई परिवर्तन ना हो और मांग में परिवर्तन हो जाए तो उसको कहते हैं पूर्णतः लोचदार। इसमें क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लें कि वस्तु का मूल्य 10 से बढ़ के 20 हो गया, तो 10 से 20 होने का मतलब इसमें कितने % का चेंजेस आया, 100% का। लेकिन मूल्य या आय में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हो गया, 0। और जब कभी बड़ी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो उसका मान आता है इन्फिनिटी, यानी ED इजकल टू इन्फिनिटी। दैट मीन्स कि वस्तु क्या है, पूर्णतः लोचदार है, ED इजकल टू इन्फिनिटी। अब अगर इसका हम बनाने जाएंगे ग्राफ, तो ग्राफ में क्या देखेंगे कि मांग में Q1 पहले था, Q2 बाद में हो गया, यानी मांग में तो परिवर्तन आ रहा है लेकिन इसके प्राइस में या आय में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो आय में बिना बदलाव के ही जब मांग में बहुत ज़्यादा बदलाव हो और जब यह मांग वक्र बने, इसको यहाँ पे मांग वक्र करेंगे, और यह मांग वक्र x एक्सिस के समानांतर हो, तो इस वस्तु को पूर्णतः लोचदार परफेक्टली इलास्टिक वस्तु के रूप में जानेंगे। तो जब मांग वक्र x एक्सिस के समानांतर हो तो पूर्णतः लोचदार, मांग वक्र y एक्सिस के समानांतर हो तो पूर्णतः बेलोचदार। ध्यान रखेंगे कि ED का मान अगर 0 आएगा तो वस्तु पूर्णतः जो है इनइलास्टिक है, अगर मांग वस्तु में ED का मान इन्फिनिटी आएगा तो वस्तु पूर्णतः लोचदार है। तो ये लोचदार बेलोचदार जैसे सब जो वर्ड भारी भरकम आते हैं और बहुत बार कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो आप केवल इतना याद रख लें और एक सूत्र याद रखें कि हमेशा मांग को ऊपर रखेंगे और जो डिमांड है, मांग को ऊपर रखेंगे और जो आय या कीमत है उसको प्रतिशत में नीचे रखेंगे, और उसके आधार पर इसको आसानी से आप बना सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पर कुछ मैंने नोट में पॉइंट लिखे हैं जहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे आवश्यक वस्तु हमेशा बेलोचदार होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो वस्तु आपको चाहे मूल्य बढ़े या घटे आपको खरीदनी ही होगी, तो वैसे आवश्यक वस्तु में ज़्यादा अंतर नहीं आता उसके डिमांड में। यही कारण है कि इन वस्तुओं को जो है बेलोचदार की श्रेणी में रखा जाता है, इनइलास्टिक। लेकिन जब आरामदायक वस्तु की बात आती है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको फ्रिज लेना है और फ्रिज का अचानक दाम काफ़ी बढ़ गया, तो जैसे ही दाम बढ़ता है तो वेट करने लगते हैं कि दाम घटेगा तब हम लेंगे। क्यों? क्योंकि वो आरामदायक वस्तु है, हम 2 महीने बाद भी लेंगे तो बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा। यही कारण है कि आरामदायक वस्तु लोचदार होते हैं। जैसे ही उनका मूल्य थोड़ा भी घटता या बढ़ता है तो उसके डिमांड पे असर आने लगते हैं। तो आरामदायक वस्तु जो होते हैं वो लोचदार होते हैं, और डेली यूज के जो वस्तुएं होती हैं, आवश्यक वस्तुएं होती हैं, वो बेलोचदार होती हैं। और जो विलासिता की वस्तुएं होती हैं, जैसे टूर करने जाना है, हवाई जहाज की टिकटें हैं, तो ये जो विलासिता यानी ऐसा जीवन जीना जिसमें बहुत ज्यादा एंजॉय, तो उस विलासिता वाले वस्तुओं में अधिक लोचदार देखा जाता है। जैसे फ्लाइट की टिकट है, अगर कोई काम दिल्ली जाने के लिए अगर आज की टिकट बुक करा रहे हैं वो 5,000 रुपये की है, और अगर पता चले कि 2 दिन बाद भी हम जा सकते हैं और उस दिन 1,000 की टिकट है, तो आदमी डिले कर देता है और 2 दिन बाद जाता है। तो जैसे ही विलासिता की यूज वाली वस्तुओं की बात आती है, कहीं टूर प्लान कर रहे हैं, वहाँ के खर्चों के बारे में जानते हैं, तो जब विलासिता के उपयोग की वस्तुओं की बात आती है तो वो क्या होते हैं, और अधिक लोचदार होते हैं, वो डिमांड के अनुसार बदलते रहते हैं। तो इस तरह से ये 2-3 पॉइंट याद कर सकते हैं। और जब रूल के हिसाब से लोचदार, बेलोचदार और इकाई लोचदार काम करते हैं तो उसे हम लोग पॉजिटिव इलास्टिसिटी कहते हैं। लेकिन एक निगेटिव इलास्टिसिटी भी होता है। निगेटिव इलास्टिसिटी का मतलब है आय के बढ़ जाने पर भी मांग नहीं बढ़े। जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया आपको कि
मूल्य या आय बढ़ गया लेकिन फिर भी मांग नहीं बढ़ा, तो जो परफेक्टली इलास्टिसिटी जो उदाहरण है वही उदाहरण है किसका, निगेटिव का, और ये जो है उदाहरण है पॉजिटिव का। इसके अलावा ये सारे उदाहरण जो है वो पॉजिटिव के हैं, ये वाला निगेटिव का उदाहरण है। तो इतने सारे पॉइंट्स आपने देखे, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था। उम्मीद करते हैं कि ये सारे पॉइंट्स आपको याद हो गए होंगे। इसके अलावा एक और होता है जिसमें हम लोग दो वस्तुओं की तुलना करते हैं। जैसे यहाँ हम लोगों ने अभी स्पेशली पढ़ा कि मूल्य में आने वाले परिवर्तन या आय में आने वाले परिवर्तन पर इलास्टिसिटी। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं कि कुछ ऐसे वस्तु होते हैं, दो वस्तु जिनके दोनों के आपस में रिलेशन होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे पेट्रोल है, पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो कार की बिक्री घट जाती है। तो ऐसे में इन दोनों के बीच के रिलेशन को भी हम निकालते हैं और इसको प्रति इकाई प्रतिलोच कहते हैं। इस प्रतिलोच में क्या होता है कि जैसे पेट्रोल यानी वस्तु 1 और वस्तु 2, वस्तु 1 के प्रतिशत मान में परिवर्तन बटे वस्तु 2 के प्रतिशत मान में परिवर्तन, और फिर जो ये मात्रा निकलेगा उसको इसी के आधार पे निकाला जाता है। एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे पेट्रोल के दाम 100 रुपये से बढ़ करके 110 रुपये हो गए और कार की बिक्री 100 से घट करके 90 हो गए, तो यानी 10% का पेट्रोल में अंतर और 10% के कार के बिक्री में अंतर, यानी इकाई लोचदार, यानी दोनों वस्तुएं आपस में क्या है, इकाई लोचदार है। तो इस तरह से ये प्रति इकाई का भी आप देख सकते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये जो मांग का नियम था और मांग की लोच थी उसको काफ़ी हद तक समझने में आसानी हुई होगी। और जैसा आपका व्यू है इस पॉइंट पे, इस पर ज़रूर कमेंट करें कि कैसा लगा और कैसे समझ में आया या नहीं आया। आप लोग लाइक बटन भी ज़रूर दबाएं और दोस्तों को शेयर करें वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद इसे देखने के लिए और एडुटेरिया को इतना सारा प्यार देने के लिए। थैंक यू।